हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाला है कलाम एकेडमी के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 7 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके जीके एंड जीएस यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र का। और ये टेस्ट हुआ था आपके 1/2/2026 यानी कि 1 फरवरी 2026 को ये टेस्ट हुआ था। और इसके अलावा हमने उत्कर्ष क्लासेज के पेपर भी सॉल्व करवाए हैं। कलाम एकेडमी के और भी टेस्ट जो हुए थे वो भी हमने सॉल्व करवाए हैं। अगर आप पहले वाला टेस्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जाना आपको चैनल पर, चैनल को करना है सब्सक्राइब और फिर आपको सामने मिलेगी प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको नीचे एक और मिल जाएगी SI टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको लगभग 8 या 10 पेपर है वो सॉल्व करवाए हुए हैं, तो जा करके ज़रूर देखिएगा सभी। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की PDF मिल जाएगी भाई। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करना है, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, माइनर टेस्ट नंबर 7 का पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, 15वीं शताब्दी में स्वर्ण निर्मित वरा सिक्का किस साम्राज्य से संबंधित है। तो ये जो सिक्का रहता है ये अपने रहता है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, ठीक है ना। वरा सिक्का जो है ये विजयनगर शासकों ने स्वर्ण निर्मित वरा सिक्के चलाए थे, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, मध्यकालीन भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। सबसे पहले दे रखा है वली। तो वली का मतलब होता है सूफी संत का जो अधिकारी होता है ना, उसे कहते हैं आपके वली। फिर दे रखा है आपको मलफुजात। तो मलफुजात यानी कि सूफी संतों के विचारों का जो संकलन है इसे कहते हैं मलफुजात। और मुर्शिद, तो मुर्शिद में इसमें आपके दे रखा है सूफी शिष्यों का रहने का जो स्थान है इसे मुर्शिद नहीं कहा जाता। ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सूफी शिष्यों का रहने का जो स्थान होता है इसे कहते हैं खानकाह। क्या कहते हैं भाई, इसे खानकाह के नाम से जानते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, न कि मुर्शिद। तो ये आपके सम्मिलित नहीं रहेगा। और मुक्तबात, तो मुक्तबात का मतलब होता है सूफी संतों के पत्रों का जो संकलन है इसे कहते हैं मुक्तबात। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, मनसबदारी के संबंध में कथन 1 व कथन 2 के बारे में विचार कीजिए। कथन 1 आपको दे रखा है कि अकबर के काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 7,000 जात की पदवी के साथ थे, ठीक है। और दूसरा आपको दे रखा है कथन 2, औरंगजेब के काल में 79 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें आपके कथन नंबर दूसरा जो है ये आपके सत्य रहने वाला है, क्योंकि मुगल शासकों में सैन्य और असैन्य अधिकारियों के पदानुक्रम हेतु अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। पहले तो ये ध्यान रखना कि ये प्रणाली शुरू किसने की, तो ये अकबर ने शुरू की थी, ठीक है ना। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी प्राप्त थी, न कि 7,000। तो यहाँ पे 29 मनसबदार थे जिनके पास 5,000 की पदवी थी। और शाहजहाँ के काल में 20वें वर्ष में कुल 8,000 में से 445 ऐसे मनसबदार थे जिन्हें उच्चतम पद प्राप्त था। और औरंगजेब के समय 5,000 जात वाले मनसबदारों की संख्या 79 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा कथन सत्य है। और पहले कथन के अंदर यहाँ पे आपके 5,000 होगा, तो ये भी आपके सही हो जाएगा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, किस सल्तनत कालीन शासक ने मोरक्को यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो किस अपने सल्तनत कालीन शासक ने मोरक्को का यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो वो आता है अपने महमूद बिन तुगलक। जो MBT है यानी कि महमूद बिन तुगलक जो है, इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था भाई। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है जैसे कि इब्न बतूता सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। इसने अपनी पुस्तक रहला में सल्तनत कालीन समाज, सैन्य व्यवस्था, न्याय, डाक व्यवस्था तथा राजधानी परिवर्तन की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, सल्तनत कालीन शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो शासकों की उपलब्धियों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन से हैं उसका आपको चयन भी करना है भाई। सबसे पहले दे रखा है सल्तनत कालीन गैरिसन शहरों का संस्थापक गयासुद्दीन बलबन था। जो गैरिसन शहर थे इनका संस्थापक कौन था भाई? तो गयासुद्दीन बलबन था। इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहान के निकट हौज ए सुल्तानी बनवाया था, तो ये भी कथन सही है। और बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य है भाई। तो सबसे पहले तो दे रखा आपको गैरिसन शहर। तो गैरिसन शहर ये एक मजबूत किलेबंद बसाव था जिसमें रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास स्थल बने थे। इनका संस्थापक तो गयासुद्दीन बलबन था और इनका विस्तार अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के अंदर ये हुआ था भाई। फिर आता है अपने इल्तुतमिश की दिल्ली एक कुरान। तो इसमें एक निकट विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। जो है ना, इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुआना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था जिसे हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता है भाई। तो ये भी आपके सही है। तीसरा देर का बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के अंदर स्थित है और इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में अपने द्वारा बनाई गई राजधानी जहांपना विश्व की शरणस्थली में करवाया था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर दे रखा है कि कमलपुरम जलाशय तथा हीरियानगर के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कमलपुरम जो जलाशय और हीरियानगर के जो भग्नावशेष है ये प्राप्त हुए थे अपने विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि विजयनगर से कमलपुरम जलाशय और हीरिया नहर के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। हीरिया नहर का निर्माण संगम वंश के शासकों ने करवाया था जिसमें जलापूर्ति तुंगभद्रा नदी से होती है। तो हीरिया नगर ने होकर के ये हीरिया नहर है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण संगम वंश के शासकों ने करवाया था और विजयनगर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है कबीर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन दे रखा, कबीर के उपदेश धार्मिक परंपराओं की प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। और दूसरा आता है कबीर ने कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया था। कबीर की कुछ रचनाएं उलट बांसी कहलाती है। और कबीर ने अपने उपदेशों का सार नाम दान स्नान में व्यक्त किया था। तो ये कथन आपके इसमें असत्य हो जाएगा। कबीर के जो उपन्यास है वो प्रारंभिक धार्मिक परंपराओं की प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया था। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनका जो बाह्य आडंबरपूर्ण जो दिखावे की पूजा है उनका इन्होंने मजाक उड़ाया था। और कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू व मुस्लिम दोनों ही इनके अनुयायी थे, दोनों ही वो अपने कबीर जी के अनुयायी थे। और कबीर एक निर्गुण विचारधारा के 15वीं-16वीं शताब्दी के प्रभावशाली संत थे उस समय, ठीक है ना भाई। और इनकी कुछ रचनाएं थी जिनको उलटबासी के इनकी उल्टी कई युक्तियाँ, उल्टबासी मतलब उल्टी कई युक्तियाँ कहलाती है। ये रचना इस प्रकार लिखी गई कि उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया था। और देवीय वस्त्र की बुनाई करने वाले कबीर की शिक्षाएं बीजक नाम से संग्रहित की गई है। उनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब व पंचवाणी में भी शामिल किया गया था। बल्कि इनके जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिबा और पंचवाणी के अंदर भी शामिल किए गए थे। तो ये भी आपको कबीर जी के बारे में ध्यान रखना है। और कथन नंबर 4 जो है ये आप हो जाएगा इसमें असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सिजदा एवं पाइबोस प्रथा का प्रचलन किया? तो सिजदा व पाइबोस प्रथा का जो प्रचलन है ये क्या था? बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर बी। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। सुल्तान बनने के पश्चात गयासुद्दीन की उपाधि इसने धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में विरूपाक्ष मंदिर के मंडप का निर्माण करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर के मंडप का निर्माण करवाने वाले हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भगवान शिव के विरूपाक्ष स्वरूप को समर्पित किया था। और ये मंदिर निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। अभिलेख के साक्ष्य के अनुसार ये प्रारंभिक तौर पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के अंदर बना था भाई, ठीक है ना।
और कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द भी इस पर अंकित किया हुआ था। और इसे यह मंडप बारीक नक्काशी से बनाए गए स्तंभों से सजाया गया था और कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। और मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण श्री कृष्णदेवराय ने करवाया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 2 है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा, कृष्ण देवराय ने शासन कला के विषय पर तमिल भाषा के अमुक्त माल्यदा नामक रचना लिखी थी। तो अमुक्त माल्यदा नामक रचना लिखी थी, ये कथन आपके इसमें असत्य है भाई, क्योंकि अमुक्त माल्यदा नामक जो रचना है वो तमिल भाषा में नहीं लिखी थी, वो लिखी थी तेलुगु भाषा के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उच्च कोटि के विद्वान अपने कृष्णदेवराय जी जो थे वो तुलुब वंश का वास्तविक संस्थापक था। जो तुलुब वंश था ना, तुलुब वंश, इसके वास्तविक संस्थापक कृष्णदेवराय थे, जिनका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 के मध्य रहा था। और कृष्णदेवराय उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने शासन कला के विषय में तेलुगु भाषा में अमूर्त मल्यदा नामक कृति की रचना की थी, न कि तमिल भाषा में। तो ये हो गया गलत। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को बनाने की परंपरा प्रारंभ करने का श्रेय भी कृष्णदेवराय को ही जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और महानवमी डिब्बा और सभा मंडप विजयनगर साम्राज्य के राजा के भवन के 2 प्रभावशाली मंच थे। बिल्कुल सही है, सभा मंडप और महानवमी जो डिब्बा है ये दोनों प्रभावशाली मंच थे भाई। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, पहला कथन असत्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 आपको दे रखा है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी। जो मोहम्मद तुगलक की जो प्रतीक मुद्रा योजना थी वो असफल सिद्ध हुई थी। और कारण दे रखा आपको कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। जो मोहम्मद तुगलक था इसका मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण भी नहीं था भाई। तो इसमें दोनों ही अपने सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर है वो ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके इसमें 1। और बर्नी के अनुसार प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था उस समय। जो प्रत्येक हिंदू के घर थे वो उस समय टकसाल के अंदर रूपांतरित कर दिए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना। किसके अनुसार है, तो ये इसका नाम ध्यान रखना, बर्नी के अनुसार। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। तो कौन सा सही रूप में सुमेलित है वो आपको इसमें चयन करना है। तो दीवान ए बंदगा ये फिरोज तुगलक के द्वारा लिखी गई थी, तो ये बिल्कुल पहले ही आपके सुमेलित है। और दीवान ए मुस्तखराज तो ये बलबंद ने लिखी थी, ये लिखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान ए कोही ये लिखी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान ए अर्ज तो दीवान ए अर्ज लिखी थी अपने बलबंद ने। तो ये तीनों ही अपने गलत है और पहला कथन आपके सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है। 13 नंबर में दे रखा है कि मुगल कालीन स्थापत्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं स्थापत्य, सूची 2 में दे रखे हैं निर्माण। तो संभल की जामा मस्जिद इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। दीन पनाह नगर तो दीन पनाह नगर की जो स्थापना है वो की थी हुमायूं ने। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। और आगरा का किला इसने ये बनाया था अपने अकबर के द्वारा बनाया था। और किला एक कोहना मस्जिद ये बनाई थी शेरशाह के द्वारा। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है। भारत में मंदिर निर्माण की प्रचलित शैली के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। तो नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित थी, द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में प्रचलित थी, बेसर शैली पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित। तो इसमें पूर्वोत्तर भारत प्रचलित ना होकर के जो ये मध्य भारत है यहाँ पर ये प्रचलित थी। यानी कि भाई मान लो ये एक भारत माने हम, तो उत्तरी भारत में तो थी अपने नागर शैली और दक्षिणी भारत में थी अपने द्रविड़ शैली और बीच में जो थी ये आती है अपने बेसर शैली। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 3 शैलियाँ थी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो इसमें पूरा सत्य कूट कितने हैं, तो इसमें आपके 1 और 2 दोनों सत्य है। तीसरा आपको दे रखा पूर्वोत्तर भारत, लेकिन पूर्वोत्तर भारत नहीं होगा, मध्य भारत में प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है।
दास्ता ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्ता ए अमीर हमज़ा जो है इसका चित्रांकन किया गया था आपके अब्दुस समद। जो अब्दुस समद है इसके द्वारा दास्ता ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1। और अकबरकालीन चित्रकला के प्रारंभिक चित्र हमज़ा नामा में प्राप्त होते हैं और इसके प्रत्येक खंड में 100 चित्र हैं। प्रत्येक खंड में कितने चित्र है भाई? 100 चित्र है। और हमज़ा नामा अमीर हमज़ा की कहानी पर आधारित है जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे। और इसमें हमज़ा के जासूस कैमूर शहर पर हमला करते हुए दिखाया गया है। और हमज़ा नामा मीर सैयद अली और अब्दुस समद के निरीक्षण में चित्रित की गई थी। अब्दुस समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि भी दी थी। तो सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुस समद को दी थी। किसने दी? अकबर ने दी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित मुगल कालीन साहित्य में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें साहित्य हम सही सुमेलित नहीं है? ये तरफ दे रखी रचना, सामने दे रखे आपको रचनाकार। तो अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने, बिल्कुल सही है। मुंतखब उत त्वारिक, तो मुंतखब उत त्वारिक जो है ये अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखी थी। तो ये भी आपके सही है। बादशाह नामा ये अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। तो ये भी आपके सही है। हुमायूं नामा जो है ये फैजिल ने लिखी थी। हुमायूं नामा लिखी थी गुल बदन बेगम। किसने लिखी भाई? तो गुल बदन बेगम ने ये हुमायूं नामा लिखा था। तो ये हो जाएगा आपके असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर देगा आपको। निम्न कथन पर विचार कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में कश्मीर में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। तो 15वीं और 16वीं सदी के अंदर कश्मीर में सूफीवाद के संत का उदय हुआ था भाई। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा आपको कश्मीर में ऋषि पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने किया था। तो ये भी आपके सही है। ऋषि पंथ की स्थापना किसने की? तो शेख नूरुद्दीन वली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पूछा है उपरोक्त में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सत्य कथन आपके इसमें दोनों ही रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है। 18 नंबर आपको दे रखा है शरिया की अवहेलना वाले वे रहस्यवादी जिन्होंने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या कर नवीन आंदोलनों की नींव रखी थी। तो शरिया जो सिद्धांत थे या जो अधिकार या फिर नियम थे उनकी अवहेलना करके नए जो नवीन आंदोलनों की नींव रखी थी वो कौन रहते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके बेशरिया। जो शरिया को मानते नहीं थे उन्हें कहते हैं बेशरिया। ऑप्शन नंबर 2। तो शरिया का पालन करने वाले सूफी संतों कहते हैं बाशरिया। बाशरिया का मतलब है जो शरिया को मानते हैं, और शरिया की अवहेलना करने वाले उनके कहते हैं बेशरिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? तो भारत के वंचित वर्ग का जो पहला कवि है ये किसे माना जाता है? तो इसमें रहेगा आपके जो चोखा मेला है, इनको कहते हैं कि ये वंचित वर्ग का पहला कवि था। तो चोखा मेला का जन्म महाराष्ट्र में अस्पृश्य माने जाने वाली महार जाति में हुआ था। चोखा मेला एवं इनकी पत्नी सायराबाई दोनों भक्ति में लीन रहते थे। चोखा मेला को भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ उस समय आवाज़ उठाई थी। तो ये चोखा मेला नाम ध्यान रखना है, वंचित वर्ग का पहला कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है कि सिख पंथ और उनके धर्म गुरुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कूट कौन सा है और सत्य कूट का आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और दूसरा दे रखा है कि गुरु नानक ने अपने उपदेशों का सार व्यक्त करने हेतु नाम, दान तथा स्नान शब्दों का प्रयोग किया था। और तीसरा आपको दे रखा है गुरु नानक के उपदेशों को नाम जपना या कीर्तन करना या फिर वंड छकना के नाम के रूप में भी याद किया जाता है। तो इसमें आपके सत्य कूट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें तीनों ही कूट है वो आपके सत्य रहने वाले हैं भाई। ठीक है ना।
और सिख पंथ के संस्थापक नानक जी का जो जन्म है वो होता है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को, और वो भी तलवंडी पाकिस्तान में हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। वर्तमान में इसे ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और बाबर और हुमायूं के समकालीन गुरु नानक निर्गुण विचारधारा के संत थे भाई, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, तालीकोटा अथवा राक्षस तागड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा और राक्षस तागड़ी जो है इसका युद्ध होता है अपने 1565 ईस्वी के अंदर। तो 1565 ईस्वी में विजयनगर तथा बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा तथा बिदर की संयुक्त सेना ने राक्षस तागड़ी अथवा तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को परास्त किया था। इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री राम राय द्वारा किया गया था। इस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, मध्यकालीन व्यापारिक समूह के संबंध में निम्न में से असुमेलित है। तो मध्यकालीन व्यापारिक समूह के संबंध में निम्न में से असुमेलित कौन सा, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला दे रखा है कुदिरई। कुदिरई यानी कि घोड़े के स्थानीय जो व्यापारी समूह होते हैं इन्हें कहते हैं कुदिरई। दूसरा आता है गुमस्ता। गुमस्ता यानी कि यूरोपीय कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का जो प्रभारी अधिकारी होता है इसे कहते हैं गुमस्ता। और गिल्ड का मतलब होता है व्यापारिक जो संघ होते हैं ना उन्हें कहते हैं गिल्ड। और मंडपिका, रत्न आभूषणों के जो व्यापारी है उन्हें मंडपीप कहते हैं। ये कथन आपकी गलत है भाई, क्योंकि मंडपिका जो है ये बाजार स्थल होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेची और खरीदी जाती है, उसे कहते हैं मंडपिका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है यार, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 23 नंबर आपको दे रखा है, 23 नंबर आपको साइंस का मैथ का क्वेश्चन दे रखा है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। 6 लड़कियों और आगे और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो स्कूल में लड़कों की संख्या आपको 3x लड़के मान लेना और 2x लड़कियाँ मान के सॉल्व करोगे तो इसमें आपको मिलेगी स्कूल में लड़कों की संख्या 36 आएगी। कितनी आएगी भाई? 36 आएगी। ये मैथ के क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, मैं आपको इसके आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है। 720 रुपये को 2 पुरुषों, 5 महिलाओं तथा 6 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष, महिला तथा बच्चों के भाग क्रम से 3:2:1 के अनुपात में, तो प्रत्येक बच्चे का भाग कितना होगा? तो इसमें प्रत्येक बच्चे का भाग आएगा 30 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। ए बी तथा सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में यदि उनके वेतन क्रम से 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? तो बढ़े हुए अनुपात जो वेतन है वो होगा 21:66:92, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है। समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1, दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है वो कितना होगा? तो इसमें अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा आपके 41:15, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है। 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित कीजिए जिनका 2, 3 और 9 से विलोम अनुपात हो। 2, 3 और 9 से क्या हो? विलोम अनुपात हो। तो इसमें आ जाएगा आपके 153 मीटर, 102 मीटर और 34 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल एकदम सही विभाजन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो आ जाएगी आपके 90। कितनी आएगी भाई? 90। इसमें आपके 25 पैसे के सिक्कों की संख्या रहने वाली है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है।
यदि x अनुपात y बराबर 3:1 और x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ किसके बराबर होगा। अगर x और y का अनुपात आपको 3:1 दे रखा है तो x³ माइनस y³ और अनुपात x³ प्लस y³ जो है इसका मान आपके रहेगा 13:14। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपके 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है। आर के पास Q के रुपयों का दोगुना पर Q के पास R से 4200 रुपये पाने के बाद R के पास Q का 1/4 भाग है, तो Q के पास आरंभ में कितने रुपए थे। तो Q के पास जो आरंभ में रुपए थे वो आते हैं अपने इसमें 3000 रुपये। कितने आ जाएंगे भाई, आरंभ में 3000 रुपये इनके पास थे। तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कूट कौन सा उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसका आयोजन 10 दिसंबर को JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया था, जो कि आपकी इसमें बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दे रखा, इस अवसर पर 9 प्रवासियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान प्रदान किया गया था। इस अवसर पर राजस्थान फाउंडेशन के 14 नवीन चैप्टर्स का गठन किया गया था। तो 14 नए चैप्टर्स का गठन भी किया गया था और 9 इसमें आपके प्रवासियों को ये दिया गया था पुरस्कार। तो इसमें सत्य कथन का पूछा है तो आपके इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ABC और ABC तीनों ही कथन है वो सत्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। 32 नंबर दे रखा है कि सरस राजसकी राष्ट्रीय मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है आपको कि यह मेला 18 से 25 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया था। और दूसरा आपको दे रखा है कि इसका आयोजन राजीविका द्वारा किया गया था। इसका आयोजन है वो राजीविका के द्वारा किया गया था। तीसरा दे रखा, इस मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई थी। तो इसमें आपके दूसरा कथन तो है बिल्कुल सही, और क्योंकि इसकी जो है अपने आयोजन है वो राजीविका के द्वारा किया जा रहा था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस मेले का 18 से लेकर 25 दिसंबर तक आयोजन किया, ये कथन गलत है, क्योंकि इसका आयोजन 18 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया था, जो कि जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया था भाई। ठीक है ना। और इस मेले की जो थीम है उसकी थीम रखी गई थी भारत एक सूत्रधार। भारत एक सूत्रधार के थीम के साथ आयोजन इस मेले का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण शिल्पकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। और इसका जो प्रायोजक बैंक था वो रहता बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपके सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 केवल और केवल B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत क्राफ्ट एंड कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु क्राफ्ट म्यूजियम्स स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इस संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपके रहेगा, नीचे आपको दे रखा क्राफ्ट और म्यूजियम की अवस्थिति। तो सबसे पहले दे रखा आपको ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री जो है ये अपने आ जाएगी कहाँ की भी संबंधित है, जयपुर संबंधित है। और वुडन फर्नीचर ये आ जाएगा बाड़मेर से, लकड़ी का जो फर्नीचर है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मिनिएचर आर्ट, तो मिनिएचर आर्ट में आ जाएगा कोटा। पिचवई पेंटिंग्स नाथद्वारा के अंदर। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये जो राजस्थान पर्यटन नीति है ना ये 10 दिसंबर 2025 को जारी हुई थी और इसकी अवधि आती है जारी होने की तिथि से नवीन नीति लागू होने तक, लगभग 2 वर्ष तक इसका रहता है। और नोडल विभाग रहता है राजस्थान पर्यटन विभाग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन आपके सत्य रहता है यानी सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। ठीक है, सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है। पहला कथन दे रखा है कि यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। तो ये नीति 31 मार्च 2027 तक नहीं, 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी भाई। कहाँ तक रहेगी, 2029 तक ये नीति प्रभावी रहेगी। तो ये हो गया आपकी गलत।
और इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी भाषा की फिल्मों को विदेशी शूटिंग हेतु अनुदान देना। तो विदेशी शूटिंग हेतु अनुदान देना नहीं है, राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग का पसंदीदा स्थल बनाना इसका उद्देश्य रहता है। तो ये भी आपके गलत हो गया। और इस नीति के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया। तो फिल्म फैसिलिटेशन जो सेल का गठन किया गया था, ये आपके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नहीं किया गया, ये पर्यटन विभाग की जो अध्यक्षता है उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा भाई। तो ये भी आपके गलत हो गया। तो इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य तीनों ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है। 35 नंबर दे रखा है आपको कि राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहला दे रखा है, ये नीति जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। तो 5 वर्ष अथवा नई जारी नीति होती है तब तक ये प्रभावी रहती है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, यह नीति 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। तो 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, ये इसमें आपके हो जाएगा गलत भाई, क्योंकि ये 3 स्तंभ पर आधारित है, न कि 7। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है इसमें गलत हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों को हरित प्रोत्साहन स्वरूप कुल लागत का 12.5% है वो पुनर्भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तो 12.5% का मतलब पुनर्भुगतान इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये कथन भी आपके इसमें गलत रहने वाला है। तो इसमें पूछा सत्य कथन, तो सत्य रहेगा आपके केवल और केवल एक कथन। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें 36 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किस थीम पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो इनकी थीम क्या थी। तो इसमें थीम रहती है आपके नव उत्थान, नई ऊर्जा, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था भाई। उनकी थीम थी नव भारत, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है। हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने प्रदेश के चिकित्सालयों में फूड कोर्टों की स्थापना हेतु किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया था। तो किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया था, इसमें आपके आ जाएगा RCDF के साथ है वो ये MOU हस्ताक्षरित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है। 38 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 22 दिसंबर को आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वदेशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की है, तो वो आ जाएगा आपके डग, झालावाड़ के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की गई थी। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना, इसका आयोजन 22 दिसंबर 2025 को दुधालिया झालावाड़ में आयोजन हुआ। कहाँ पर, दुधालिया झालावाड़ के अंदर, जो कि डग झालावाड़ में स्थित पशु अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की थी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो खुलेगा डग झालावाड़ के अंदर, और इसका जो आयोजन है वो होता है दुधालिया झालावाड़ के अंदर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। ठीक है ना। तो पहला दे रखा है कि इस योजना का उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेडेबल एवं रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना था। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा था, इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश प्रतिशत तक के ग्रीन वाउचर जारी किए जाएंगे। तो ये कथन भी सही है। इसके अंतर्गत देय हरित प्रोत्साहन यानी RIPS 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित होंगे।
तो ये कथन आपके इसमें गलत है भाई, ठीक है ना। ये RIPS 2024 के प्रावधान अंतर्गत सम्मिलित होंगे, ये कथन इसमें आपकी गलत है। बाकी इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें A और B दोनों इनकी केवल और केवल पहला कथन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हेतु देश भर में 20 हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। ये सेंटर राजस्थान के किन स्थानों पर स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। तो जो ये 20 हाईटेक साइबर सेंटर बनेंगे, ये कौन कौन से स्थानों पर बनाए जाने प्रस्तावित हुए हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो भिवाड़ी के अंदर, अलवर के अंदर और डीग के अंदर, खैतल तिजारा के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। यानी कि इसमें आप जोधपुर को छोड़ दो, बाकी ये पाँचों आपके इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके B, ठीक है ना। और 20 सेंटर जो है ये इसमें 5 राजस्थान के 5 स्थान है भाई, भिवाड़ी, अलवर, खैतल तिजारा, डीग, सवाई माधोपुर को प्राथमिकता सूची में दिया गया था। इस चयनित जिलों में स्थापित सेंटर में समन्वय हेतु जयपुर में राज्य स्तरीय हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इन सबको मतलब समन्वित यानी कि कंट्रोल करने के लिए जयपुर के अंदर एक और राज्य स्तरीय हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित किया जाएगा, वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है। 41 नंबर आपको दे रखा है, युद्धाभ्यास हरिमऊ 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हरिमऊ कथन पर आपको विचार करना है और कौन कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा है, इसका आयोजन 5 से लेकर 18 दिसंबर 2025 दिसंबर तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। और फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारत और मलेशिया के मध्य हुआ था भैया, ठीक है ना। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नहीं हुआ था, ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ये पहला कथन गलत हो गया। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर इसका आयोजन हुआ था, नहीं कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। पहला कथन गलत है। इसका ये 5वां संस्करण था। इसका कौन संस्करण था भाई? इसका 5वां संस्करण था, बिल्कुल सही बात है। ये भारत और मलेशिया का संयुक्त अभ्यास था। ये भारत और मलेशिया का संयुक्त युद्धाभ्यास रहता है। तो इसमें आ जाएगा आपके BNC, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है। हाल ही में सिलीसेट झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन भी कीजिए। तो सबसे पहले दे रखा कि यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित एक क्रैटर झील है। तो क्रैटर झील है, ये हो गया आपकी गलत। यह राजस्थान की 5वीं और देश की 96वीं रामसर साइट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा, इस झील का कुल क्षेत्रफल 516 हेक्टेयर है। तो 516 हेक्टेयर है, ये भी कथन आपकी गलत है भाई, क्योंकि इस साइड की जो आपके क्षेत्रफल रहता है इसमें रहता है 316। कितना है? 316 है, न कि 516। तो ये भी कथन हो गया आपके गलत। और इसमें तो B सही है, तो सत्य कथन पूछा है तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल और केवल B, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो अभी 5 रामसर साइट हो चुकी है अभी। तो 5वीं अपने सिली साइट थी, जो कि 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट का दर्जा इसको दिया गया था। इसके अलावा जो 4 रामसर साइट है वो इस प्रकार है कि केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि 1981 में रामसर साइट बना था। सांबर झील 1998 के अंदर। मीनार गांव उदयपुर जून 2025 के अंदर। खिचन गांव फलोदी जून 2025 के अंदर। और 5वीं अपने सिलीसेट झील 12 दिसंबर 2025 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है। 18 दिसंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने किसे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्ति प्रदान की थी। तो ये नियुक्ति प्रदान की गई थी, तो इसमें आ जाएगा आपके डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे जो है, इनको राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलगुरु नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है कि 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना। पहला दे रखा, इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने पैरा पिस्टल इवेंट में 66 पदक जीते थे। तो राजस्थान ने 66 पदक नहीं जीते थे भाई, इसमें
कुल राजस्थान ने 13 पदक जीते थे, ठीक है ना। 13 पदक में से 4 तो स्वर्ण थे, 6 रजत थे, 3 कांस्य थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ये हो गया आपके गलत। पैरा राइफल इवेंट में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो पैरा राइफल इवेंट के अंदर राजस्थान है वो बिल्कुल शीर्ष स्थान पर रहा था और कुल 7 पदक इसने जीते थे, जिसमें आते हैं अपने 5 तो आते हैं स्वर्ण और 2 आते हैं अपने कांस्य, और कुल 7 पदक के साथ ये शीर्ष स्थान पर रहता है। तो ये कथन सही है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने शॉर्ट गन ओवरऑल श्रेणी में सर्वाधिक 25 स्वर्ण पदक जीते थे। तो शॉर्ट गन के अंदर 25 स्वर्ण पदक जीते थे, ये कथन गलत है भाई। शॉर्ट गन ओवरऑल में देखा जाए तो इन्होंने 5 स्वर्ण जीते थे, 6 रजत जीते थे और 7 जीते थे कांस्य पदक। टोटल 18 पदक इन्होंने जीते थे, जिसमें से 5 है वो स्वर्ण थे, ठीक है ना। तो ये भी हो गया गलत। पूछा सत्य नहीं है तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए व सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। 24 दिसंबर को केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की। इस संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपके दे रखा एक तरफ अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, सामने दे रखा संबंधित खेल। तो इसमें सबसे पहले आएगा पद्मनाभ सिंह, ये जयपुर के हैं, इन्होंने पोलो खिलाड़ी है अभी। तो पोलो खिलाड़ी है तो इसमें बिल्कुल आपके पहले में 1 आ जाएगा। निर्मला भाटी, तो ये नागौर की है और ये अपने खो खो टीम की सदस्य है, तो इसमें आ जाएगा 3। रुद्रांश खंडेलवाल, तो ये भरतपुर के खिलाड़ी है और पैरा शूटिंग के अंदर ये खेलते हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। तो 1, 3 और 2, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 आपको दे रखा है। असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। असंगत संख्या का जो युग्म है वो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 4। 5, 10 और 126 जो है ये इसमें आपके असंगत रहने वाला है, क्योंकि इसमें देखोगे तो आप 9 का डबल 18 और 9 का क्यूब करके -1 करोगे तो आएगा 728। वही इसमें 6 का डबल, 6 का क्यूब -1 215, 2 का डबल और 2 का क्यूब -1 तो 7। इसमें 5 का डबल 10 तो है, लेकिन 5 का क्यूब -1 इसमें नहीं हो रहा, क्यूब +1 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया गलत हो गई संख्या आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो युग्म है ये आपके रहेगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 आपको दे रखा कि निश्चित कोड में 34,225 का अर्थ होता है रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली है, और 52,48 का अर्थ होता है दिल्ली इज़ वेरी पॉल्यूटेड। तो पॉल्यूशन लेवल इज़ चेंजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड होगा। तो इसमें आपके कोड रहेगा 9528, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है। 4 शब्द समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है, उस असमान विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें असमान विकल्प आएगा आपके बंद और खुला। बंद और खुला जो है ये आपके इसमें असमान रहेगा, क्योंकि बाकी सभी है वो भिन्न है, क्योंकि ये विपरीतार्थी शब्द है, जबकि से सभी समानार्थी शब्द है। थका मादा, ऊंचा स्वर शोरगुल, ईमानदार सत्यनिष्ठ, लेकिन ये दोनों क्या है कि विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है। एक विशिष्ट कोड भाषा में मेक ओवर को UHYRHNDP लिखा जाता है। इस कोड में TYREGRIP को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इस कोड के अंदर लिख सकते हैं आप। इसमें जब डिकोडिंग करोगे तो आराम से इसका कोड है वो पता चल जाएगा। इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्राइट कलर रेनबो का अर्थ होता है MQBJST, और सनी ब्राइट डे का अर्थ होता है कि NVBJFM, और एवरी कलर डे इसका अर्थ होता है कि STMSFM। तो निम्नलिखित में से एवरी सनी का कोड होगा। तो एवरी सनी का कोड इसमें आएगा आपके MSNV, ऑप्शन नंबर 3। 51 नंबर कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए और इनमें से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। भिन्न शब्द कौन सा उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा, इसका हो जाएगा आपके पैरट, और इसका हो जाएगा आपके हॉर्स, एंड इसका हो जाएगा आपके स्पैरो, और इसका हो जाएगा आपके पिजन। ठीक है,
या बाकी सभी तो मतलब पक्षी दे रखा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 आपको दे रखा है हॉर्स, ये आपके इसमें रहेगा पशु। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से भिन्न हो सकता है, तो इसमें हम कहेंगे ये वाला आपके भिन्न शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा है। एक विशिष्ट कोड भाषा में LEAD को 4932 लिखा है और TAIL को 5384 लिखा है। इस कोड भाषा में DATE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 5, 9। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है, राष्ट्रपति एक सदन द्वारा पास किए गए परंतु दूसरे सदन द्वारा अभी तक पास न किए गए विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो बिल्कुल ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है कि एक अगर सदन से पास हो गया हो और दूसरे में अगर पास नहीं हुआ है तो वो इसको अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये बिल्कुल आपके पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, यदि राष्ट्रपति केवल अध्यादेश जारी करने के प्रयोजन से संसद का सत्रावसान करे तो उस कार्य को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो उसको अदालत में चुनौती है वो भाई आपके नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, तो ये आपके कथन गलत रहता है। तो इसमें आपके आ जाएगा, सही कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसमें आपके सही हो जाएगा, केवल और केवल 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 आपको दे रखा है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही रहता है भाई। पहला कथन आपको दे रखा है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव, और आपको सही कथन का चयन करना है इसमें से, तो यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए सभी कार्य अविधि मान्य होंगे। तो सभी कार्य जो है वो आपके अविधि मान्य होंगे। तो इसमें आपके उल्लेख है वो बिल्कुल, उसके द्वारा इस दौरान किए गए सभी कार्य वो वैध माने जाते हैं भाई, अविधि मान्य नहीं माने जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मतलब अशून्य या शून्य घोषित कर दिया तो उसके बाद वो उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो भी कार्य किए हैं वो अविधि मान्य नहीं होंगे, वो बिल्कुल एकदम वैध माने जाएंगे। ये आपके 71(2) के अंदर ये उल्लेख किया गया है कि अगर उसको हटा भी दिया जाता है लेकिन उसके दौरान जो कार्य किए गए थे वो एकदम वैध माने जाएंगे भाई। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके गलत। व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, ये कथन आपके बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें सही कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपके रहेगा 2, केवल बी कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के संबंध में अनुच्छेद 74 में एक परंतुक अंत्य स्थापित किया गया? तो एक परंतुक अंत्य स्थापित किया गया ये आपके रहता है संविधान 44वां जो है 44वां संविधान संशोधन जो है 1978, इसके तहत ये आपके प्रावधान किया गया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति दी गई थी, लेकिन पुनर्विचार के बाद प्राप्त सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी किया जाएगा। तो एक बार आपने सलाह के लिए भेज दिया और दोबारा मान लो सदन ने वापस सेम टू सेम अगर भेजा है ना तो भी आपको वो पारित करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 आपको दे रखा है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य से खास तौर पर न सिर्फ आय में बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के प्रयास की अपेक्षा करता है, जिससे उद्देशिका में उल्लेखित आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके? तो इसमें आपके रहता है अनुच्छेद 38(2) के तहत। अनुच्छेद 38(2) के तहत ये आपके उल्लेखित किया गया कि राज्य की आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष
78 में जोड़ा गया था, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना होगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये जो 38(1) दे रखा ना, इसमें रहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर लोक कल्याण में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति संभव हो सके। ये आपके 38(1) में दे रखा था, और ये जो आपके इसमें रहता है ये रहेगा आपके 38(2) के अंदर, असमानताओं को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 आपको दे रखा है, भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए 1998 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी। तो किस समिति की नियुक्ति की गई थी, तो इसमें रहेगा आपके JS वर्मा समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 JS वर्मा समिति के द्वारा इनकी है वो आपके सुझाव दिया गया था। तो इसमें रहता है कि आपके भारत सरकार ने 1998 में न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन संबंधी एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1999 के अंदर है वो प्रस्तुत की थी भाई, ठीक है ना। इस समिति का मत था कि सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में शैक्षणिक गतिविधियों में संवैधानिक मूल्यों को आवश्यक रूप से सम्मिलित करना चाहिए। तो ये JS वर्मा समिति ने सुझाव दिया था मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के सुझावों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के में निम्नलिखित में से अक्षरश कौन से शब्द या शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया। तो शब्द से शब्द मतलब सेम टू सेम शब्द है वो कौन सा उल्लेख नहीं किया गया। तो इसमें रहेगा आपके जो सहयोग की भावना है ना, इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है, समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना, ये भी आपके रहता है, और वन, झील, नदी, वन्य जीव इन सब की रक्षा करना, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये भी इसका उल्लेख रहता है, ठीक है ना। तो ये सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके इसमें नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो डैश 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 योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इसमें आ जाएगा आपके जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो ये आपके रहेगा स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए अनुच्छेद 40 के अंदर इनके संगठन के लिए कदम उठाएगा, शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा, जिससे ये भी अपने स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके भाई, ठीक है ना। और इसके तहत अब देखा जाए तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था, और ये गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है, अनुच्छेद 43 के तहत राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योग को किस आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो राज्य ग्रामों के अंदर कुटीर उद्योग को किस आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इसमें रहेगा आपके व्यक्तिक और सहकारी रूप से, व्यक्तिक और सहकारी रूप से बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसमें कर्मकारों को काम है, निर्वाह मजदूरी है, शिष्ट जीवन स्तर है और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं विशिष्टता या ग्रामों में कुटीर उद्योग लगाना और कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इसमें आपके रहेगा व्यक्तिक और सहकारी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और ये क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत ही कम आ रहे हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा है। थोड़ा सब्सक्राइब शेयर कर दो, एक एक को आप शेयर करोगे तो भी हो जाएगा यार, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मैं आपके लिए पेपर की कमी रहने दूंगा नहीं, ठीक है ना। SI का मेरा टारगेट है कि मैं 50 से लेकर 60 पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, चाहे कलाम अकेडमी के हो, चाहे उत्कर्ष क्लासेस के हो, चाहे सेरेमिक अकेडमी हो, चाहे स्प्रिंग बोर्ड हो, इन सभी कोचिंगों के 50 से लेकर 60 टेस्ट पेपर मैं आपके सामने सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं अगर एक ऐसा टारगेट लेकर चल रहा हूँ तो आपको भी ये थोड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो तो सब्सक्राइब करवाओ बस। तो आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे मैं उतने ज़्यादा पेपर आपके सामने लेके आता रहूँगा भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा शेयर कर दोगे तो अपना आप सब्सक्राइब तो हो ही जाएंगे भाई, जो तैयारी कर रहे हैं वो करेंगे है ना। तो आप थोड़ा शेयर कर दिया करो बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर दे रखा है
कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपातकालीन की शक्तियों के बारे में कुछ आपको कथन दे रखे हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। अभी पहला दे रखा है, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों को उल्लेखित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है भाग 18 के अंदर, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपके आपातकालीन उपबंध किए गए हैं। दूसरा दे रखा है, अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया था। और नेक्स्ट आपको दे रखा है, तीसरा कथन आपको दे रखा है, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। तो अगर वित्तीय आपातकाल देखा जाए तो इसमें आपको दे रखा है कि 2 माह की दशा तक ही इसमें रहता है। तो ये भी आपके कथन बिल्कुल सही रहेगा भाई। एक बार अगर वित्तीय आपातकाल लगा है तो वो सामान्यतः 2 माह तक है प्रभावी रहता है। उसके बाद अगर और लगाना है तो और इसकी घोषणा करनी पड़ेगी, और नहीं था फिर वो हट जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आपको दे रखा है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। तो इसमें दे रखा है, राष्ट्रीय जो आपके विचार है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। तो ये कथन भाई आपकी गलत है। ठीक है ना, आरक्षित किया जा सकता है, ये कथन इसमें आपके गलत रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके इसमें गलत कथन होगा, बाकी सभी सही है। और आपको पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित एकात्मक तत्व नहीं है। तो एकात्मक तत्व कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके एकीकृत न्यायपालिका, ये इसमें आपके एकात्मक तत्व रहते हैं। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये इसमें आपके एकात्मक तत्व नहीं है। एक राष्ट्र एक कर पर आधारित जीएसटी, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, तो ये सभी आपके इसमें एकात्मक तत्व रहते हैं। और इनके अलावा और देखा जाए तो जैसे एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, तो ये भी एकात्मक तत्व ही होते हैं भाई। और एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत लेख प्रणाली है, एकीकृत चुनावी मशीनरी है, और अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास है, तो वो भी एक एकात्मक तत्व है। संविधान संशोधन में राज्यों की सीमित भागीदारी है, शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में है, और अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, राज्य अनुस्वर और नहीं होता है, मतलब इसका टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि भी राज्य अनुस्वर है, नहीं। और राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व रहता है, न कि समान प्रतिनिधित्व। ठीक है ना। तो ये कथन आपके इसमें गलत होगा। अगर असमान होता प्रतिनिधित्व तो अपने मान लेते कि एकात्मक तत्व रहता है, लेकिन ये इसमें आपके नहीं रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा 63 नंबर, भारतीय संघवाद के संबंध में असुमेलित की पहचान कीजिए। तो भारतीय संघवाद के संबंध में असुमेलित की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको दे रखा है सबसे पहले सौदेबाजी का संघवाद। तो इसमें आ जाएगा सौदेबाजी का जो संघवाद है ये कहा था आपने मॉरिस जोन्स ने। और सहकारी संघवाद, तो सहकारी संघवाद कहने वाले कौन थे भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके ग्रैनविल ऑस्टिन। सहकारी या फिर सहयोगी संघवाद पूछे तो भी आपको यही करना है। ठीक है ना, सहकारी या फिर सहयोगी संघवाद, तो ग्रैनविल ऑस्टिन। फिर दे रखा आपको परमोच्च संघवाद। तो परमोच्च संघवाद कहने वाले थे आपके के संथानम। कौन थे भाई, तो के संथानम ने कहा था कि ये आपके परमोच्च संघवाद है। ठीक है ना। और अर्धसंघात्मक, तो अर्धसंघात्मक कहने वाले आते हैं आपके पॉल FLB। तो FLB नहीं रहता इसमें, ये आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धसंघात्मक कहने वाले थे आपके KC व्हीलर। तो ये नाम ध्यान रखना, आपको KC व्हीलर ने कहा था कि ये आपके अर्धसंघात्मक होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके रहेगा असुमेलित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। अब आपको इनको सुमेलित करके लिखना है कि कौन सा उपबंध है या प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले दे रखा है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन। तो 19 के अनुच्छेद जो 19 है इसके
उपबंधों का निलंबन होता है तो ये रहता है अपने 358 के अंदर, ठीक है ना। तो पहले में रहेगा आपके 4, 358 हो गया। और बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का जो संघ कर्तव्य है, ये आर्टिकल रहता है अपने 355 के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। और आपात की उद्घोषणा का जो प्रभाव है, ये आर्टिकल 353 के अंदर इसका उल्लेख रहता है, तो इसमें आ जाएगा आपकी 1 नंबर। और सबसे लास्ट में आपको दे रखा है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, तो इसमें आ जाएगा आपके 354, यानी कि इसमें हो जाएगा आपके 2 नंबर। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है, 15 मार्च 1950 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। तो 15 मार्च 1950 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरा दे रखा है कि योजना आयोग की स्थापना 1946 के केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश पर की गई थी। तो इसमें आपके रहेगा, पहला कथन तो हो गया इसमें आपकी गलत, क्योंकि ये 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के न कि राष्ट्रपति के आदेश पर, तो मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश के द्वारा ये योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा होती है, ये कथन आपकी गलत हो गया। दूसरा दे रखा है कि इसमें योजना आयोग की स्थापना 1946 में गठित केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उनकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है भाई दूसरा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो योजना आयोग है ये न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है, ठीक है ना। तो इसका आपके रहेगा केवल और केवल बी सही, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको पहचान करके बताना है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें ये गलत हो जाएगा आपके। और आपको पूछे कि अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि इन्होंने आते ही योजना आयोग को ख़त्म करके इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया था। तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इसमें दे रखा प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष आपके ये नहीं थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई। और दूसरा दे रखा है कि योजना आयोग की बैठकों की अध्यक्षता भारत की प्रधानमंत्री करता है। बिल्कुल सही बात है, योजना आयोग की बैठकों की जो अध्यक्षता करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो ये भी आपके सही है, 12 पंचवर्षीय योजना अपने योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी। योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। बिल्कुल, जब ये नीति आयोग बना था तब इनके जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और अभी जो सेकंड है वो है राजीव कुमार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग की स्थापना अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 13 अगस्त 2014 को घोषणा की थी। और 65 साल पुराना जो योजना आयोग था इसको भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसकी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1 जनवरी 2015 को एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और सेकंड अपने राजीव कुमार, ठीक है ना। अभी वर्तमान में राजीव कुमार है वो इसके उपाध्यक्ष है। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके रहेगा असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है, योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर सी। और ये 6 अगस्त 1952 में भारत सरकार की एक कार्यपालिका आदेश द्वारा जारी की गई थी, ठीक है ना। कार्यपालिका आदेश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक संवैधानेतर यानी कि न संवैधानिक और न ही सांविधिक निकाय था। तो संविधानेतर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या पूछ ले कि ये क्या एक संवैधानिक निकाय है, तो नहीं, ये एक न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक है।
ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची का है, तो इसमें आ जाएगा जो शिक्षा दे रखा है आपको, ये समवर्ती सूची का विषय है भाई। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सूचियाँ हैं ये अपने अनुसूची 7 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और 3 सूचियाँ होती है भाई, एक होती है राज्य सूची, एक होती है अपने समवर्ती सूची, एक होती है अपने केंद्र सूची। ठीक है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें जो आपकी शिक्षा है ये रहेगी अपने समवर्ती सूची के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंदर, बाकी सभी है जो आपके ये सभी इसमें रहेंगे। जैसे कोई राज्य सूची का विषय है तो कोई संघ सूची का विषय है भाई। तो बंदरगाह जो है ये तो आपके रहेगा संघ सूची का विषय, और जो ये भूमि वगैरह है ये अपने रहेगा राज्य सूची का विषय, और जो जेल खाना है ये भी अपने रहेगा राज्य सूची का विषय। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी जो है शिक्षा, ये अपने समवर्ती सूची का विषय रहता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है। 2023-24 के प्रतिवेदित क्षेत्रफल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। भूमि का प्रकार और प्रतिशत क्षेत्र। तो वानिकी क्षेत्र 8.13 बिल्कुल सही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10%। तो 53.10% ये भी आपके बिल्कुल सही है। स्थायी चारागाह, तो स्थायी चारागाह जो है ये आपके 5.72 दे रखा है, जो कि आपकी गलत है भाई, क्योंकि स्थायी चारागाह एवं अन्य जो गोचर भूमि है वो रहती है 5.81%। ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी उसर व कृषि अयोग्य भूमि, तो इसमें रहेगी आपके 6.89%। तो ये भी ध्यान रखना है, 6.89% आ जाएगी उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बंजर भूमि रहती है 10.26%, और वानिकी हो गया, उसर भूमि हो गया, कृषि के अतिरिक्त अन्य जो उपयोगी है वो रहती है 5.93%, और अन्य चालू पड़त पूछे तो वह रहेगी 5.72%, और वृक्षों के झुंड व बाग 0.11%। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपके तीसरा असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए, और इसमें से आपके कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। कौन से कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता दे रखी है वो आपको इसमें से पहचान करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर होती है। पहली विशेषता ये रहती है। इस प्रदेश में रेतीली दोमट तथा गहरे अवसादों में लाल मृदा पाई जाती है। तो ये तो इसमें रेतीली दोमट मृदा पाई जाती है, और गहरे अवसादों में लाल मृदा है वो पाई जाती है। और चना, सरसों, दलहन इस प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। तो चना है, सरसों है, दलहन है, वो इस प्रदेश की आपके रहती है प्रमुख फसलें रहती है। तो ये आपके रहेगा सेकंड ए के अंतर्गत, यानी कि आंतरिक अफवाह का अंतर्वर्ती शुद्ध शुष्क मैदान। तो सेकंड ए जो है ये आपके इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो जिले आते हैं ना वो रहता है सीकर, चूरू और झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये सारा जो एरिया आता है ये सेकंड ए के अंदर आता है। और इसमें जो आपके मृदा वो आपको रेतीली दोमट मृदा है, गहरी अवसादी जमाव से मिट्टी है, ये सब रहती है इसमें। और रबी की फसलें आपको दे रखी है कि चना है, सरसों है, दलहन है। और जो खरीफ की फसलें हैं इसमें भी आपके बाजरा है, गंवार है, और दलहन तो है ही खरीफ की फसल, सो रबी की फसल हो गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये इसमें फसलों वगैरह रहती है। और इसका कृषि अनुसंधान जो स्टेशन है ना वो रहता है फतेहपुर सीकर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसका जो स्टेशन है कृषि अनुसंधान स्टेशन वो फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है। इसमें आ जाएगा आपके सेकंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मध्यम सिंचाई परियोजना और संबंध जिला आपको दे रखा है, और इसमें आपको सुमेलित करके बताना है भाई। पहला दे रखा हत्यादेह, तो हत्यादेह आपके 12 के अंदर स्थित है। तो पहले हम 2 तकली, तो तकली मध्यम सिंचाई जो परियोजना है ये रहती है अपने कोटा के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 1। और गरदड़ा, तो गरदड़ा रहेगी बूंदी के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 4। गागरीन,
तो गागरीन आ जाएगा अपने झालावाड़ के अंदर, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा 3, तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 नहीं 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, निम्न में से सत्य कथन है। तो इसमें से कौन कौन से कथन है वो सत्य है, उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है, राजस्थान के GSVA में वर्ष 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 26.54% रहा था। कृषि GSVA में वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदान फसल उप क्षेत्र का रहा था। और वर्ष 2024-25 के लिए कृषि GSVA में प्रचलित कीमतों पर मत्स्य उप क्षेत्र का जो योगदान है वो 0.51% रहा था। तो मत्स्य उप क्षेत्र का जो योगदान रहा था वो रहता है आपके 0.51%। तो इसमें आपको पूछा है कि सही कथन कौन कौन से हैं, तो इसमें आपके रहेगा पहला कथन सही था 26.54%, और तीसरा दे रखा 0.54%, 0.51%, तो ये भी आपके सही बात है। लेकिन दूसरा कथन जो है ये इसमें आपके गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 2024 में प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदान फसल उप क्षेत्र का था। तो फसल उप क्षेत्र का इसमें सर्वाधिक योगदान नहीं था, सर्वाधिक योगदान रहता है इसमें पशुपालन का, ठीक है ना, जो कि था आपके 46.77%। और जो फसल उप क्षेत्र था इसका तो योगदान रहता है 46.17। तो ये भी ध्यान रखना आप, सर्वाधिक तो है अपने पशुपालन का, और तो इसमें ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सही कथन इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि JICA के सहयोग से चलाई जा रही है। तो JICA के सहयोग से कौन सी योजना है या फिर कौन सी एजेंसी या कौन सी योजना वगैरह है जो चलाई जा रही है, तो वो इसमें आपके रहेगा। सबसे पहले आपको दे रखा है कि बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना। तो बांध पुनर्वास एवं जो सुधार परियोजना है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, न कि JICA के द्वारा। तो ये तो हो गया अपने वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर दे रखा रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। तो ये चलाई जा रही है आपके NDB के द्वारा, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र के पुनर्गठन योजना जो चलाई जा रही है ये NDB के द्वारा चलाई जा रही है भाई। तो ये भी आपके JICA द्वारा नहीं चलाई जा रही। तीसरा दे रखा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना। तो राजस्थान जल क्षेत्र सुधार जो योजना है आजीविका सुधार योजना, ये आपके जीका के द्वारा चलाई जा रही है, जीका यानी कि JICA, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और 4 नंबर दे रखा आपको अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल जो योजना है ये भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा चलाई जा रही है भाई। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना जो है वो JICA के द्वारा चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि राजस्थान में कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण के लिए प्रमुख एजेंसी राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। तो बिल्कुल सही बात है, जो कृषि वस्तु होती है इनका वैज्ञानिक भंडारण करने के लिए जो प्रमुख एजेंसी है वो है राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो पहला बिल्कुल सही है। और राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 30 दिसंबर 1957 को हुई थी। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 A व B दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके जो साख की उपलब्धता है ये आपके राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं रहता है, क्योंकि साख के जो उपलब्धता है ये मौद्रिक नीति का उपकरण रहता है भाई। कौन सी नीति का, तो जो मौद्रिक नीति होती है ना इसका उपकरण रहता है, न कि राजकोषीय नीति का।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है। राजस्व घाटा एवं सकल राजकोषीय घाटे का बढ़ता अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो राजस्व घाटा एवं सकल राजकोषीय जो घाटे हैं इनका बढ़ता हुआ अनुपात आपको क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें आ जाएगा आपके राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु ऋण कोष के उपयोग में वृद्धि। तो राजस्व व्यय की जो पूर्ति है उनके लिए ऋण कोष के उपयोग में वृद्धि हो रही है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें आपके रहता है जैसे सकल राजकोषीय घाटा बटा राजस्व घाटा करोगे तो इसमें बराबर होता है आपके वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया ऋण बटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, यानी कि बढ़ता हुआ जो आपके राजस्व व्यय की पूर्ति है तो ऋण कोष के उपयोग में वृद्धि को प्रदर्शित करेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन एवं टीबीओ राज्य में 6 वर्ष जनित पादपों के लिए चलाया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से पादपों का कौन सा समूह इसके अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसमें टीबीओ जो आपके यह अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत 6 वृक्षों को शामिल किया गया था, जिसके तहत सबसे पहले रहता है करंज, महुआ और जोजोबा, ये तीनों शामिल है। नीम, महुआ, जैतून ये भी शामिल है, और जेट्रोपा, करंज और जैतून ये भी शामिल है। तो इसमें जोजोबा, जैतून और कालमेघ जो है ये इसमें आपके सम्मिलित नहीं रहता है। तो 6 वृक्ष आपको ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा करंज, एक महुआ, एक जोजोबा और एक नीम, जैतून और एक आ जाएगा आपके जेट्रोपा, ठीक है ना। तो ये 6 जो वृक्ष है ये आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन एवं टीबीओ राज्य में 6 वृक्ष जो घोषित किए थे वो यही रहते हैं भाई। तो इसमें आपके ये भी तीनों शामिल है, ये भी तीनों शामिल, ये भी तीनों शामिल। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित है? तो ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? अगर आर्थिक मंदी हो जाए तो सर्वाधिक संभावना कौन सा कदम उठाने की रहती है? तो इसमें आ जाएगा आपके सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। जो सार्वजनिक परियोजनाएं होती है इस पर व्यय करने की जो वृद्धि है वो सर्वाधिक हो जाती है ताकि आर्थिक मंदी को कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आर्थिक मंदी के समय क्या होता है कि सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करती है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को और तरलता में वृद्धि हो जाए, ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति और जो तरलता है उसमें वृद्धि हो जाए। जब आम जनता के हाथ में पैसा आता है तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि जैसे ही हाथ में पैसा आया चलो मार्केट कुछ लेके आते हैं, तो पैसा आते ही वो खरीदने जाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने पर उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जो कि आर्थिक मंदी की स्थिति को ख़त्म करने के लिए आवश्यक होती है भाई। यानी कि आर्थिक मंदी आने के बाद यही है, सरकार का उद्देश्य यही रहता है कि जैसे तैसे करके लोगों के हाथ में पैसा पहुँचाओ। और लोगों के हाथ में पैसा आते ही आपको पता है हाथ में टिकता है नहीं पैसा, तुरंत भागेंगे किसी न किसी कोई चीज़ खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे या फिर कोई सामान खरीद लेंगे, कोई प्लॉट खरीद लेंगे, कोई मकान खरीद लेंगे और वापस पैसा चला जाएगा सरकार के पास। तो ये जो एक सर्कल होता है ना ये आर्थिक मंदी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है। राजस्थान में गोपालन योजनाओं, गौशाला प्रबंधन तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मवेशी आधारित अर्थव्यवस्था में हो रहे नवाचारों की जानकारी साझा करने हेतु वर्ष 2024-25 में प्रकाशित ई न्यूज़ लेटर है। तो ई न्यूज़ लेटर जो है ये रहता है आपके गोपालक वाणी जो है ये इसका आपके ई न्यूज़ लेटर रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? तो मांग जो प्रेरित मुद्रास्फीति है वो किन कारणों से इसमें वृद्धि हो सकती है? तो इसमें आपके रहेगा एक तो इसमें आ जाएगा विस्तारकारी नीतियाँ, जो विस्तारकारी नीतियाँ होती है उससे भी इसमें वृद्धि हो सकती है, और राजकोषीय जो प्रोत्साहन है ये भी हो सकता है, और एक इसमें आपकी उच्च क्रय शक्ति जो है इससे भी आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है। निम्न परिभाषाएं दी गई है, तो निम्न परिभाषाएं दी गई है तो इसमें एक तो दे रखा आगम घाटा,
तो आगम घाटा बराबर आगम प्राप्तियाँ बराबर माइनस आगम व्यय। और परिभाषा दी गई है, इसमें से कौन सी परिभाषा सही है वो आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना। तो ये तो इसमें हो जाएगी आपकी गलत, जो आगम घाटा दे रखा है ये तो इसमें आपके सही नहीं है। दूसरा दे रखा है राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस आगम प्राप्तियाँ माइनस ऋण की वसूली माइनस अन्य प्राप्तियाँ, तो ये होता है आपके राजकोषीय घाटा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा दे रखा है कुल व्यय, तो कुल व्यय बराबर योजना व्यय प्लस गैर योजना व्यय। एक तो योजना व्यय होता है और एक होता है गैर योजना व्यय, तो उन दोनों का योग होगा तब बन जाएगा आपके कुल व्यय, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। और ब्याज भुगतान, तो ब्याज भुगतान जो है इसमें आपके रहेगा प्राथमिक घाटा माइनस राजकोषीय घाटा, तो ये आपके गलत है, इसमें क्रम चेंज कर दिया, क्योंकि पहले आएगा राजकोषीय घाटा माइनस करना है प्राथमिक घाटा, जिससे बनेगा आपके ब्याज भुगतान, ठीक है ना। तो ये भी आपके इसमें हो गया गलत, तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। और जो ये आपके आगम घाटा होता है ना, ये इसमें रहता है, देखो आगम घाटे में आगम प्राप्तियाँ नहीं, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है ना, या आगम व्यय माइनस आगम जो आपके प्राप्तियाँ हैं इनका माइनस होगा, न कि इतना उल्टा दे रखा था कि आगम व्यय या फिर प्राथमिक व्यय या राजस्व व्यय माइनस राजस्व घाटा। देखिए ये आपके इसमें गलत है और ये दोनों आपके सही है, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, अविस्फीति के दौरान, तो अविस्फीति के दौरान कौन सा इसमें रहता है, तो अविस्फीति के दौरान आरबीआई नकद कोषा अनुपात घटाता है, जिससे बैंक की साख विस्तार कर अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध करा सके। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है, ये आपकी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। जो आरबीआई है वो नकद कोषा अनुपात, यानी कि जो आपके CRR होता है ना, ये घटा देता है बैंक, जिससे इसमें आपके बैंक के पास ऋण के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है और अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आपूर्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, 83 में दे रखा है कि कर आय में परिवर्तन किए बिना सरकारी व्यय में वृद्धि किसे बताती है। सरकारी व्यय में जो वृद्धि है वो किसे बताती है, तो इसमें आ जाएगा आपके सरकारी व्यय में जो वृद्धि है ये वास्तविक साधन मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है इसको बताती है, ऑप्शन नंबर 1। जैसे भेजते ना सरकारी खर्चे हैं, जैसे वेतन है, पेंशन है, भत्तों की बढ़ोतरी से उपभोग प्रवृत्ति में जो वृद्धि होती है जो मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण बनती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, भारत में रेलवे बजट को वित्त वर्ष 2018 से संघीय बजट में मिला दिया गया, इस पहल की परिकल्पना की गई। तो इस पहल की जो परिकल्पना की गई थी ये राजमार्गों, रेलवे तथा अंतर्देशीय जल मार्गों के बीच बहुविध परिवहन योजना को आसान बनाना था, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा, जिसको 2018 के अंदर वित्त वर्ष 2018 के अंदर भारत के रेलवे बजट को संघीय बजट में मिला दिया गया था। तो ये सन आपको ध्यान रखना है 2018 का वित्त बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, तो असुमेलित युग्म का आपको चयन करके बताना है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये अहमदाबाद के अंदर स्थित नहीं है, तो पहला असुमेलित। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है ये अपने देहरादून के अंदर स्थित है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसरो उपग्रह केंद्र ये भी अपने कर्नाटका के अंदर जो कि बेंगलुरु है वहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपके कथन सही है भाई। और इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स ये महेंद्रगिरी, ये भी आपके इसमें गलत है, तो इसमें सही कोड का चयन करना है, तो केवल 2 युग्म सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, निम्न में से सही कथनों की पहचान कीजिए। कौन कौन से कथन सही है उनका आपको पहचान करके बताना है। तो NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, तो NSIL जो है ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। और दूसरा दे रखा है ये उद्योगों के माध्यम से PSLV व SSLV का उत्पादन भी करवाता है, तो उद्योगों के माध्यम से इनका वो आपके उत्पादन भी करवाता है, तो ये कथन भी आपके इसका सही है भाई। और जो इसरो की जो ये आपकी वाणिज्यिक शाखा है ना, इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 से ये प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना। और इसकी फुल फॉर्म रहती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
इसमें मतलब दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। कथन 1, भूस्थैनिक कक्षा में स्थित उपग्रह हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। तो भूस्थैनिक जो कक्षा में अगर कोई उपग्रह लगा हुआ है तो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, यानी कि पृथ्वी जिस गति से घूम रही है ना उसी गति से वो उपग्रह भी घूम रहा है। तो हमें वो अगर पृथ्वी पर खड़े हैं हम तो हमें वो उपग्रह स्थिर दिखता है कि हाँ एक ही जगह पे वो टिका हुआ है, तो सेम स्पीड है तो वो स्थिर दिखेगा भाई। तो इसमें आपके ये कथन तो हो गया सही। कारण दे रखा है भूस्थैनिक कक्षा में स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे है, मतलब 24 घंटे के अंदर वो भी घूमता है और 24 घंटे के अंदर हमारी पृथ्वी भी अपने एक्स पर घूम जाती है। इसका मतलब समान चाल है दोनों की, तो चाल समान है तो वो हमें समान ही दिखाई देगा भाई। और इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो तो भूस्थैनिक जो उपग्रह होते हैं ना वो 36,000 किलोमीटर पर स्थित होते हैं, ध्यान रखना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होता है। अर्थात इस कक्षा का पृथ्वी से भूमध्य रेखा पर झुकाव जो है ना वो 0 होता है, अर्थात भूमध्य रेखा तल के समांतर होती है। इसलिए यहाँ स्थित उपग्रह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है और संचार तथा मौसम उपग्रहों को इस कक्षा में स्थापित किया जाता है। जो संचार उपग्रह होते हैं या फिर जो मौसम उपग्रह होते हैं वो भूस्थैनिक कक्षा के अंदर लगाए जाते हैं ताकि एक स्पेसिफिक रीजन का मौसम है वो बताया जा सके। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही है और आर इसकी व्याख्या भी करता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है कि GSLV M3 के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें दे रखा है ये निम्न कक्षा में 800 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। तो 800 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, ये इतना नहीं होता, ये 800 नहीं 8,000 किलोग्राम वजन होता है भाई। कितना वजन? ये 8,000 किलोग्राम तक का उपग्रह स्थापित कर सकता है, यानी कि इतना वजन लेके जा सकता है। और इसकी कुल लंबाई 30.5 मीटर न होकर के 43.5 मीटर होती है, ठीक है ना। और कुल उत्पादन द्रव्यमान 640 टन होता है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपके 43.5 टन होगा और यहाँ पर आपके 8,000 किलोग्राम रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपके पहला और दूसरा दोनों ही आपके इसमें असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। अंतरिक्ष मैत्री मिशन भारत तथा किस देश का संयुक्त रणनीतिक मिशन है? तो अंतरिक्ष मैत्री जो मिशन है ये रहता है अपने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, इन दोनों का मैत्री मिशन रहता है। और ये इस बार भारत के SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अंतरिक्ष मैत्री मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर आपको दे रखा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा उपग्रह करक तथा मकर रेखा के मध्य बादल बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है? तो कौन सा उपग्रह है जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो बादल बनते हैं ना उनका अध्ययन करता है? तो वो रहता है आपके इसमें मेगाट्रॉपिक। मेगा से बन रहा है ना भाई, मेगा मतलब बादल, मेघ किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है मेघ। तो मेगाट्रॉपिक जो है ये अपने बादल बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। और एक इसमें आता है आपके रिसोर्ट सेट। तो जैसे दे रखा है ना आपको रिसोर्ट सेट, तो ये है कि इसका उपयोग खनिज संसाधनों के प्रबंधन हेतु किया जाता है और ये निष्क्रिय सुदूर संवेदन उपग्रह रहता है। एक दे रखा आपको इसमें ओशन सेट। तो ओशन सेट इसका मुख्य कार्य समुद्र की निगरानी करना होता है, भाई कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, कोई दुश्मन जहाज तो अंदर नहीं आ गया, तो ये सब देखने के लिए ओशन सेट होते हैं, ठीक है ना। और एक इसमें आपके दे रखा है कि तो आपके जो बादल की प्रक्रिया ये इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा, अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि प्राइम को 4,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 और अग्नि 4 तथा 5,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इस अग्नि प्राइम की जो रेंज है ना वो है 1,000 से लेकर 2,000, ठीक है ना। और वर्ष 2025 में इस मिसाइल को रेल नेटवर्क से लॉन्च किया गया था, तो ये भी सही बात है। इसको रेलवे से इस मिसाइल का सफल परीक्षण 2025 के अंदर किया गया था। और इसका जो प्रथम परीक्षण है वो जून 2021 में हुआ था और हाल ही में 4 जून 2024 के अंदर
अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण भी किया गया था। ठीक है ना। तो प्रथम परीक्षण तो हुआ था जून 2021 के अंदर, और जो सफल रहा परीक्षण वो अपने 4 जून 2024 को हुआ था, और APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा से किया गया था। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 3, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसे DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया, तो वो मिसाइल रहती है आपके बराक 8। बराक 8 जो है ये सतह से हवा में मार करने वाली सक्षम और मध्यम श्रेणी की मिसाइल रहती है। मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ यानी कि IAI ने मिलकर के विकसित किया था। तो अपना DRDO और इजराइल की जो IAI है, इन दोनों ने मिलकर के इसका विकास या फिर इसको विकसित किया था। ऑप्शन नंबर 2 बराक 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है। राफेल के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला दे रखा है फ्रांस की दसोल्ट एविएशन द्वारा निर्मित 4.5 PD का लड़ाकू विमान है, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, और इसकी जो स्पीड है वो है 2200 से लेकर 2500 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। और भारत ने भारतीय नौसेना के लिए 36 राफेल विमान का सौदा किया है। ये 36 तो अभी तक उपलब्ध करवा दिए गए थे, और अभी जो सौदा हुआ है वो 26 विमान का अभी वापस सौदा किया गया था। तो ये आपके इसमें 36 तो उपलब्ध हो गए थे, और अभी जो सौदा हुआ है वो अपने 26 राफेल विमान का रक्षा सौदा किया गया था। तो ये हो जाएगा आपके असत्य कथन। भारत में राफेल विमान अंबाला हरियाणा और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किए गए थे। तो बिल्कुल सही, अंबाला हरियाणा के अंदर और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में इन राफेलों को तैनात किया गया था। तो ये भी आपके सही है। तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। DRDO द्वारा विकसित स्वायत्त नेविगेशन तथा ओरिएंटेशन क्षमता वाला लॉन्चर है। तो DRDO है, इसके द्वारा विकसित स्वायत्त नेविगेशन तथा ओरिएंटेशन क्षमता वाला लॉन्चर है पिनाका मल्टी बैरल। ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है कि ये 44 सेकेंड में 72 रॉकेट है वो दाग सकता है, यानी कि 44 सेकेंड के अंदर 72 रॉकेट दाग सकता है, और इसकी जो रेंज है वो है 40 किलोमीटर। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की जो अपने रेंज रहती है वो 40 किलोमीटर रहती है। इसे वेपन एरिया सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है अभी। तो वेपन एरिया सिस्टम के नाम से पिनाका को नहीं जानते, जो पिनाका मार्क 2 है ना उसको जानते हैं वेपन एरिया सिस्टम। तो वो पिनाका 2 है, और ये है पिनाका मल्टी बैरल। तो ये हो जाएगा आपके गलत, बाकी ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ किस एंटी रेडिएशन मिसाइल को एकीकृत किया गया। तो इसमें जो मिसाइल एकीकृत की गई थी वो आ जाएगी आपके रुद्रम फेस्ट मिसाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के DRDO द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसको अभी हाल ही में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 रुद्रम फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। S-400 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है अभी। तो सबसे पहले दे रखा आपको रूस से आयातित मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 400 किलोमीटर के दायरे में एक साथ वस्तुओं को ट्रैक कर सकता है। तो 400 किलोमीटर तक है वो वस्तुओं को ट्रैक कर सकता है और नस्ते नाबूद कर सकता है। ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम THAAD तथा इजरायली आयरन डोम से भी उन्नत है। तो इन दोनों से ये बेहतर है। तो ये दोनों कथन सही है। ये अपनी ही और दागी गई मिसाइल को 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर देता है। तो 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई नहीं, 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये वो नष्ट कर सकता है। और इस मिसाइल की जो स्पीड रहती है वो है 40 मैक की गति से उड़ान करती है। ठीक है ना। उड़ान भरती हुई कितनी 14 मैक, 40 मैक नहीं, 14 मैक की स्पीड से उड़ान भरती है, और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये आपके 50-80 देर का, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आपके सत्य कथन पूछा है तो ए और बी,
यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सी पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कलवारी श्रेणी से संबंधित नहीं है तो इसमें आपके आ जाएगा जो ये INS अरिहंत है, ये आपके कलवारी श्रेणी से संबंधित नहीं है। और कलवारी श्रेणी में रहता है जैसे आपके करंज हो गया और खंडेरी हो गया, वेला हो गया, और एक अपने वेला हो गया, वागीर हो गया, वागसीर हो गया। तो ये सभी रहती है अपनी कलवारी श्रेणी की, जो कि फ्रांस की स्कॉर्पिन पनडुब्बी पर आधारित है। और प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी श्रेणी की 6 पनडुब्बियाँ मुंबई के मझगांव शिपयार्ड में बनाई जा रही है। ठीक है ना। और 6 कौन कौन से वो एक बार वापस सुन लीजिए आप। कलवारी है, करंज है, खंडेरी है, वेला है, वागीर है, वागसीर है। ठीक है ना भाई, नाम ध्यान रखना आपको। 3 तो है वह पर और 3 है वो, 2 है कै पर, 1 है खे पर। तो कै, खे और वह ध्यान रखना ट्रिक के साथ। लेकिन जो INS अरिहंत है ये इसका हिस्सा नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। सुदर्शन चक्र मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सुदर्शन चक्र मिशन जो है इसके तहत कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कौन कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन भी करना है भाई। सबसे पहले आपको दे रखा है कि यह भारत की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो ये भारत की जो है वो बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसका परिचालन जो है वो अवधि वर्ष 2040 तक होगा। तो इसका परिचालन जो है वो अवधि वर्ष 2040 तक रहने वाला है। तो ये इसमें आपके गलत है, क्योंकि इसका चालन है वो 2035 तक पूर्ण हो जाएगा भाई। तो ये दूसरा कथन हो गया आपकी गलत। तीसरा दे रखा है, इसके तहत क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिंग एवं अंतरिक्ष जैसी डीप टेक्नोलॉजी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें आपके क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिंग, अंतरिक्ष आदि जैसी डीप टेक्नोलॉजी सहित सामरिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये आपके RDI योजना रहती है भाई। RDI जो योजना है उसके तहत ये उद्देश्य रखा गया था, लेकिन ये आपने इस जो योजना दे रखी थी आपको सुदर्शन चक्र मिशन, इसमें ये योजना शामिल नहीं है। तो आपके दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। 4 नंबर दे रखा, इसका उद्देश्य दुश्मन के सैन्य घुसपैठ को निष्क्रिय करना। बिल्कुल, इसका जो उद्देश्य है यह सैन्य घुसपैठ को निष्क्रिय करना तथा भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वायु रक्षा प्रणाली का विकसित करना। तो ये भी आपके सही है। और ये जो सुदर्शन चक्र मिशन है ये प्रधानमंत्री जी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इसके शुभारंभ की घोषणा की थी भाई। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो ये और डी दोनों सही है। तो आपको दे रखा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा A और D, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोगों हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है कि EOS N1 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो और सत्य कथन कौन से हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला दे रखा है कि ये NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का 9वां वाणिज्यिक मिशन है, जिसके द्वारा 35 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाना है। तो 35 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाना है, ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें आपके 15 उपग्रह ही प्रक्षेपित किए जाने का उद्देश्य रखा गया था। तो पहला हो गया आपके गलत। PSLV C62 के तहत प्रक्षेपित यह एक असफल अभियान रहा है। तो 62 के तहत प्रक्षेपित यह एक असफल अभियान रहा है। तो ये भी आपके कथन बिल्कुल सही है, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये तीसरे चरण में था और तकनीकी खराबी के कारण ये असफल हो गया था। और इसकी जो उड़ान है ये 64वीं उड़ान थी, ये भी आपको ध्यान रखना भाई, 64वीं उड़ान थी और 12 जनवरी 2026 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से या खराबी की वजह से ये सफल उड़ान नहीं हो सकी थी। तो इसमें आपके दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2, केवल और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीक पर निर्मित लड़ाकू विमान है, जिसे MiG-21 की जगह लेने के उद्देश्य से विकसित किया गया था? तो इसमें आ जाएगा आपके तेजस। जो तेजस है ये अपने MiG-21 की जगह लेगा। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा
स्वदेश निर्मित पहला 4.5 VPD का हल्का लड़ाकू विमान है भाई, ठीक है ना। और भारतीय वायुसेना में MiG-21 की जगह लेने के लिए वर्ष 1983 में LCA कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट जो एयरक्राफ्ट है ये शुरू किया गया था। और इस बार अपने तेजस जो है इसको विकसित किया जा रहा है भाई। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 7 जो कि है कलाम एकेडमी का और SI भर्ती परीक्षा के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, ठीक है ना भाई। प्रत्येक बच्चे के जो है अपना व्हाट्सअप है उस पर 4-5 तो ऐसे ग्रुप होते हैं ना जो पढ़ी वाले होते हैं, तो उनमें शेयर कर दिया करो ताकि वो आपके दोस्त वगैरह वो भी देख लेंगे और क्लास शेयर भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सबको क्लासेस शेयर करनी है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।